अब हम बात करेंगे कि हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस सिस्टम, उसके अंदर हमारा जो DBMS भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, वो क्लाइंट साइड भी आएगी। तो इसको किस तरह से अरेंज किया जाता है, इनकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आर्किटेक्चर किस तरह मैनेज किया जाता है ओवरऑल पूरी चीज़ का, और उसमें क्या क्या डिफरेंट वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. It also shows a bit about the historical evolution of the whole database system and domain, and also shows that even still to date we use different kinds of those combinations of these architectures. So one of the key is the in this most simplest kind of architecture to understand is a centralized DBMS. ये कंबाइन करता है हर कंपोनेंट को इनटू अ सिंगल सिस्टम, और उसके अंदर आपके पास जो कंपोनेंट्स मेजर हैं वो आपके पास ऑब्वियसली एक DBMS का सॉफ्टवेयर है, देन यू हैव हार्डवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपके आ जाते हैं, और यूज़र इंटरफेस की जो प्रोसेसिंग होनी है वो सारा का सारा आपके पास एक ही एंड टू एंड एक चीज़ में आ जाता है. और यूज़र्स कैन कनेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि यूज़र्स उसी टर्मिनल डिवाइस पे बैठे हों, बल्कि उसी हार्डवेयर डिवाइस के पास बैठे हों, बल्कि उनको एक रिमोट एक्सेस दिया जा सकता है कि जहाँ से लेट से उनके पास कोई डिस्प्ले मशीन है जिस पे वो डिस्प्ले देख रहे हैं, और कोई इन एडिशन टू द डिस्प्ले दे हैव अ सर्टेन इनपुट मीडियम जिसके थ्रू वो इनपुट कर सकते हैं, और वो जब उसको इनपुट देते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस आ जाती हैं, और प्रोसेसिंग जो है स्टिल बैकएंड के ऊपर एक ही सेंट्रलाइज्ड DBMS के ऊपर हो रही होती है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड DBMS. अगर हम इसका कोई एक आर्किटेक्चर की विजुलाइज करना चाहें तो इट गोज समथिंग लाइक कि एक आपके पास पूरा कंपोनेंट है जिसके अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, हार्डवेयर पूरा का पूरा आपके पास यहीं पे है, और उस हार्डवेयर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना था, और देन उसके ऊपर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन होने थे, ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो रनिंग at a single place. So everything is centralized. The only thing that you have at a user is a display monitor. तो वो यूजर्स के पास सिर्फ डिस्प्ले के लिए कोई आउटपुट की डिवाइस है, एंड ऑप्शनली दे मे हैव सम इनपुट मीडियम एज वेल. तो ये आपके पास फिजिकली सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर की एक ओवरऑल विजुअलाइजेशन आ जाती है जी. देन वी हैव अनदर दैट इज कॉल्ड टू टीयर आर्किटेक्चर. टू टीयर के अंदर हमने डिवाइड कर दिया इनटू अ क्लाइंट एंड अ डेटाबेस टीयर. डेटाबेस टीयर में डेटाबेस की कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास सर्वर है, और क्लाइंट टीयर पे क्लाइंट के लेवल पे जो कंप्यूटेशन परफॉर्म होनी है वो क्लाइंट का कंप्यूटर है. सो द डिफरेंस हियर इज कि आपके पास क्लाइंट के सिर्फ टर्मिनल्स नहीं है, बल्कि क्लाइंट के पास एक पूरी प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद है. कंप्यूटर कह रहे हैं हम यहाँ पे इसको, ठीक है. इट्स नॉट जस्ट अ डिस्प्ले डिवाइस, एक्चुअली वी डू हैव अ स्पेसिफाइड कंप्यूटर. सो क्लाइंट के पास कुछ पावर है, क्लाइंट जो भी काम करना चाहे वो अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम पे कर सकता है विदाउट यूटिलाइजिंग द डेटाबेस टीयर. And whenever they actually need to contact with the database tier, they may do so based on the requirements. तो इसकी बड़ी कॉमन जो एक एग्जांपल आपके पास आती है, आपका प्रिंटिंग सर्वर आ जाता है, फाइल सर्वर आ जाता है. प्रिंटिंग सर्वर्स के अंदर बेसिकली आप लोगों के पास अपना सिस्टम है, आप वर्ड फाइल या PDF फाइल्स रीड कर रहे हैं, देन यू डिसाइड कि वन ऑफ द फाइल्स नीड्स टू बी प्रिंटेड. तो आपका एक IP आपको बता दी गई होती है जो कि आपके प्रिंट सर्वर के लिए IP है. उस IP को आप एंटर करके उस सर्वर से कनेक्ट होकर उस पर प्रिंट की कमांड सेंड कर देते हैं. सो फाइल पहले आपके पास प्रोसेस हो रही थी, अब आपने उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए प्रिंट सर्वर में भेज दिया. फाइल सर्वर हो सकता है जो कि जहाँ के ऊपर डिफरेंट लोकेशन शेयर्ड फोल्डर्स आपके पास होस्ट किए हुए हैं और आप भी अपना कंटेंट होस्ट कर सकते हैं. इट कुड बी अ वेब सर्वर, DBMS सर्वर. तो ये सारे आपके पास डिफरेंट इसके वेरिएंट्स आ जाते हैं इस टू क्लाइंट आर्किटेक्चर के, कि जहाँ टू टीयर आर्किटेक्चर के, जिसके अंदर एक जो एस्पेक्ट है वो क्लाइंट की कंप्यूटिंग का है और दूसरा एस्पेक्ट डेटाबेस के कंप्यूटेशनल रिसोर्स का है. और क्लाइंट्स के पास एक थोड़ा सा ऑप्शन आ जाता है कि वो उस स्पेसिफाइड जो आपका डेटाबेस सर्वर या सेकंड टीयर वाला जो सर्वर उसको एक्सेस करना चाहता है या नहीं, एंड दे मे चूज नॉट टू डू इट ऑन ओकेजन्स, एंड देन दे मे जस्ट बी यूजिंग द क्लाइंट कंप्यूटर इटसेल्फ. अच्छा, ये अब आपके पास जी DBMS सर्वर की आ जाता है कंपैरिजन
कि DBMS सर्वर प्रोवाइड करता है डेटाबेस क्वेरी एंड ट्रांजैक्शन सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, ठीक है। और जो क्लाइंट साइड है वो सिर्फ इंटरफेस दे रही है और साथ में क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। एज कम्पेयर्ड सेंट्रलाइज्ड के अंदर जो सॉफ्टवेयर था, क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी आपके उसी सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी लोकेशन पे स्टोर था। So that is now the difference. Clients may be diskless machines or workstations with disks. Now this can be the scenario कि आपके clients के पास disks ना हो, hardware storage ना हो, just computational power हो, और they may actually have some computational resource. It would depend actually कि उसकी specific domain क्या है और वो किस तरह का environment हम देना चाह रहे थे। Applications running on clients utilize an application programming interface to access server. और जो एप्लीकेशंस DBMS के ऊपर रन हो रही होती हैं या DBMS से कोऑर्डिनेट करना चाहेंगी, तो वो DBMS की APIs को यूज़ करके और उस सर्वर की जो स्पेसिफिक API हैं उनको यूज़ करके उससे कोऑर्डिनेट करेंगी। They are connected to the server via some form of a network. तो आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी डेफिनेटली चाहिए। इट इज़ द सेम केस इवन फॉर द सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि वहाँ पे भी आपके पास टर्मिनल डिवाइसेस की जो कम्युनिकेशन होनी है, they do require a server, the network to communicate with the servers. The third variant is the three-tier client server architecture. It is very simply contains three components. इसमें एक आपके पास client होता है, computational server होता है और एक database होती है. So this is a very commonly used architecture for the web applications, and since we know कि web के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा businesses rely कर रहे हैं, different domains और services provide की जा रही हैं web पे, so no wonder कि this is one of the widely accepted architectures. इंटरमीडिएट लेयर जो बीच में आ जाती है एडिशनल आपके पास, इससे पहले दो लेयर्स तो आप पढ़ रहे थे कि एक डेटाबेस की लेयर आ जाती है, एक क्लाइंट की लेयर आ जाती है, तो सेंटर में जो एक्चुअली न्यू लेयर ऐड हुई है हमारे पास इस टाइम, दैट इज़ द एप्लीकेशन सर्वर। यानी कि आप एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप फर्दर अपने जो कंप्यूटेशनल रिसोर्स है उसको आपने डिवाइड कर दिया कि अब डेटाबेस सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है वो एप्लीकेशन सर्वर करेगा, और वेब सर्वर जो डेटाबेस सर्वर है इट विल ओनली मैनेज द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द डेटा मैनेजमेंट। ये स्टोर करता है जी वेब कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर और बिजनेस लॉजिक। एप्लीकेशन सर्वर के अंदर आपकी जो भी बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो गूगल डॉक्स के अंदर फिर जो सर्वर है सेंट्रलाइज्ड एक सर्वर है जो गूगल डॉक्स की जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है उसमें गूगल डॉक का इंटरफेस भी हो सकता है, गूगल शीट्स का इंटरफेस भी हो सकता है, और गूगल के जो प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस भी डिस्प्ले हो सकता है। और जब आपने फाइल स्टोर करानी होगी तो वो फिर उस सर्वर ने स्पेसिफिकली स्टोर नहीं करनी, वो सर्वर गूगल ड्राइव के लिए जो डिफरेंट स्टोरेज सर्वर्स होंगे वो वहां पे उनको स्टोर कर देगा। सो इट एक्ट्स लाइक सेंट्रल पार्टी सेंडिंग पार्शली प्रोसेस डेटा बिटवीन द डेटाबेस सर्वर एंड द क्लाइंट, और वो फिर मीडिएटर के तौर पे एक रोल प्ले करता है आपका एप्लीकेशन सर्वर। सो इसका एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि इट कैन एनहांस द सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट से अगेन इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल बेनिफिट। तो डेटाबेस सर्वर के बारे में आपको डायरेक्टली एज अ यूजर यू डोंट हैव एनी एक्सेस और एनी नॉलेज ऑफ द लॉजिक इंफॉर्मेशन बिहाइंड द डेटा इटसेल्फ। तो आपको डेटाबेस सर्वर का कोई एक्सेस नहीं होता, यू ओनली हैव एक्सेस टू लेट्स से द एप्लीकेशन सर्वर, and clients cannot access the database server by itself. So this is a visualization कि आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है, क्लाइंट डिस्कशन करता है, जो भी कम्युनिकेशन करता है एप्लीकेशन सर्वर के साथ, उसको बताता है कि भाई आई नीड दिस इन दिस काइंड ऑफ डेटा। एप्लीकेशन सर्वर जो है वो आपके इस लॉजिक को कन्वर्ट करता है इनटू द रिक्वेस्ट फॉर द डेटाबेस सर्वर, और डेटाबेस सर्वर फिर उस चीज़ को मैनेज करके एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके फ्रॉम द अंडरलाइंग DBMS अंडरलाइंग डेटा उसको रिट्रीव करके सेंड करता है टू द वेब सर्वर। जब इंफॉर्मेशन रिटर्न होती है तो आपका जो वेब सर्वर है एप्लीकेशन सर्वर वो अपनी लॉजिक की बेस पर आइडेंटिफाई करता है कि कौन से क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड थी और कौन सी किसको सेंड करनी है। सो दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स। इफ वी आर टू लुक इनटू इट वी कैन आल्सो सी अ विजुअल फिगर हियर। आपके पास एक क्लाइंट ईयर है, अगेन यहाँ पे कंप्यूटर है, यू मे हैव अ कंप्यूटेशनल रिसोर्स जो कि एक्चुअली विच मे बी एबल टू परफॉर्म ऑल द कंप्यूटेशन जिस तरह टू टीयर आर्किटेक्चर में हो रहा था। बट देन अगेन आपने कहा कि
इंस्टेड के क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करें, क्योंकि इन दैट केस ये होगा कि अगर किसी के पास कंप्यूटर i3 है और किसी के पास i7 है, तो दे मे फेस पॉसिबल, या किसी के पास विंडोज़ है और किसी के पास कोई और सॉफ्टवेयर है, तो दे मे फेस सम इश्यूज रिगार्डिंग द प्रोसेसिंग एंड द इंटरफेस। तो वाई नॉट कि आप एक यूनिफाइड जगह पे एप्लीकेशन अपनी डिप्लॉय कर दें, और फिर आप यूज़र को एक सिंप्लीफाइड किस्म का इंटरफेस प्रोवाइड कर दें। नाउ दैट इंटरफेस में बी इन फॉर्म ऑफ अ वेब ब्राउज़र। तो अब एक यूज़र जो है वो सिंपली वेब ब्राउज़र से लॉगिन करता है, या उसको यूज़ करने के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ रन करता है, और जो बिज़नेस टीयर के अंदर आपके पास एप्लीकेशन सर्वर है, इसके ऊपर लॉजिक अप्लाइड है, एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय की हुई है, लिहाजा वो जो सर्वर की आउटपुट आती है वो यहाँ पे क्लाइंट से जो इनपुट आती है वो यहाँ पे प्रोसेस होती है, वो फिर डेटाबेस टीयर से इफ़ डेटा इज़ रिक्वायर्ड डेटा इज़ रिट्रीव्ड, एंड then the final output is again returned to the user.